हाय एवरीवन। सो आई होप आप सबकी बहुत अच्छे से तैयारी हो गई होगी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। सर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एएफएम का 1.5 डे सजेस्टेड प्लानर। सर ये 1.5 डे का जो सजेस्टेड प्लानर है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? सर होता क्या है कि एफआर में आपका फर्स्ट पेपर होता है तो इनिशियली आप जैसे चाहे वैसे 4 दिन 5 दिन 6 दिन जैसे चाहे वैसे रिवाइज करके आप एफआर का पेपर टारगेट कर सकते हो। पर जो बाकी के पेपर्स होते हैं उनमें हमको 1.5 या 2.25 दिन ही मिलते हैं। तो सर ये 1.5 और 2 दिन को अपन कैसे इफेक्टिव बनाए, जो ये 1.5 डे कैसे इफेक्टिव बनाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स की कवरेज कर पाए और एग्जाम में उसको अप्रोच कर पाए। सर होता क्या है कि जो 1.5 दिन पहले अपन से अच्छे से रिवाइज हो पाता है ना, एग्जाम हॉल में हम उतनी अच्छे से हमारे टॉपिक्स या चैप्टर्स को टारगेट कर पाते हैं। बहुत बच्चों को ऐसा भी इशू आ सकता है कि जो चैप्टर लास्ट डे इतना प्रॉपर रिवाइज नहीं हुआ, माइट भी उसके अंदर थोड़ा बहुत उसको एग्जाम के हॉल के अंदर थोड़ा सा इशू आ जाए। तो वो इशू अवॉइड करने के लिए यानी कि जो भी उनको प्रॉब्लम आए क्वेश्चन सॉल्विंग में, आए वापस मेमोराइजिंग में, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें एक प्रॉपर इफेक्टिव 1.5 डे प्लानर हमारे पास होना चाहिए कि हम उस 1.5 डे के अंदर कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवनेस से जो चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क्स वाइज, यानी कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम स्कोर कर पाए। दूसरा, उस एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर के ऊपर डिपेंडेंसी कितनी है, यानी कि एक चैप्टर अपन ने करा तो दूसरा चैप्टर भी हमारा फटाफट हो गया। तो कम टाइमिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने चैप्टर हम टारगेट कर पाए, कैसे अप्रोच कर पाए 1.5 डेज के अंदर, और हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर से रिवीजन उस चैप्टर का कर पाए अच्छे से कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम एग्जाम हॉल के अंदर या फिर एग्जाम के अंदर हम कवर कर सकें। तो अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ सर मैं, जो मेरा एबीसी है ना, मैंने इसके अंदर 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, जैसे सब फैकल्टी करती है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। पर सर इसके अंदर मैंने कैटेगरी ए और कैटेगरी बी को दो दो पार्ट में बांट दिया है, यानी कि आपको कैटेगरी ए तो पूरी कंप्लीट करनी है। पर होता है क्या सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये दोनों के पेयर वाले चैप्टर है। पेयर यानी कि आईसीआई ने इन दोनों का कंबाइंड वेटेज दिया हुआ है, आईसीआई की साइड पे जो वेटेज दिया हुआ है ना, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और सिक्योरिटी वैल्यूएशन, इन दोनों का कंबाइंड वेटेज दिया हुआ है। इन दोनों का कंबाइंड वेटेज कितना है? 25 to 30 मार्क्स। ये मान के चलिए कि पिछले 7 अटेम्प्ट से तो ये दोनों मिला के 32 मार्क्स के आ ही रहे। तो आईसीआई क्या करता है, किसी अटेम्प्ट में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को टारगेट करता है और किसी अटेम्प्ट में वो सिक्योरिटी वैल्यूएशन को टारगेट करता है। टारगेट मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर का, यानी कि अगर ये 32 मार्क्स का आया है तो उनमें से एक चैप्टर सिक्योरिटी वैल्यूएशन या फिर पोर्टफोलियो में से एक चैप्टर 20 से 22 का आता है और दूसरा चैप्टर 10 से 12 नंबर का आता है। यूजुअली आईसीआई ऐसे टारगेट करता है। या फिर आईसीआई ने अगर दोनों को टारगेट नहीं करा तो इन दोनों का बराबर बराबर वेटेज सकता है, यानी कि सिक्योरिटी वैल्यूएशन का 14 से 16 और पोर्टफोलियो का 16 से 14, यानी कि अगर ये 14 का आया तो ये 16 का आ जाएगा, सिक्योरिटी वैल्यूएशन अगर 16 का आया तो पोर्टफोलियो 14 का आ जाएगा। तो ऐसे ही इस हिसाब से भी टारगेट करता है कि अगर दोनों चैप्टर को टारगेट नहीं करा तो बराबर बराबर वेटेज दे देता है। तो ये दोनों पेयर वाले चैप्टर्स हैं। तो पिछले 3 अटेम्प्ट से क्या हो रहा है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को आईसीआई ने पिछले 3 अटेम्प्ट से टारगेट कराया है, यानी कि हमेशा 20 नंबर से ज्यादा का आया है, लगभग लगभग, मतलब कभी 16, कभी 18, कभी 20, 22। और सिक्योरिटी वैल्यूएशन अभी पिछले 3 अटेम्प्ट से टारगेट हुआ नहीं है, तो इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है कि सिक्योरिटी वैल्यूएशन आईसीआई इस बार टारगेट कर ले। तो हो सकता है इस बार सिक्योरिटी वैल्यूएशन आपको एग्जाम हॉल में 12 से 22 नंबर के बीच में देखने को मिल जाए। अगर टारगेट नहीं करा तो 12 से 14 तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वो 22 नंबर तक भी जा सकता है। तो जो आपको पहला चैप्टर जो रिवाइज करना है वो एफएम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हो जाता है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में जो आप सीखोगे वो आपको मर्जर एक्विजिशन, बिजनेस वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा काम आएगा। यानी कि इसका कहीं ना कहीं रेफरेंस तो हर चैप्टर में जाता ही जाता है। तो जो आपको पहला चैप्टर रिवाइज करना है, जिसके ऊपर आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, वो होना चाहिए सिक्योरिटी वैल्यूएशन। अब अपन हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने कैटेगरी पार्ट 1 में डाला है सर, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डाल सकते थे आप। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक कैटेगरी का चैप्टर है, आपको ये करना ही करना है, छोड़ना नहीं। एक कैटेगरी के 6 ही चैप्टर आपको करने। पर अगर आईसीआई इस बार ना बहुत ज्यादा चांसेस है कि मर्जर एक्विजिशन को वो टारगेट करे। मर्जर एक्विजिशन को मिनिमम 8 नंबर का तो आता है, अगर आईसीआई ने उसको टारगेट करा तो ऐसे वो 16 नंबर तक का भी दे सकता है कि एक 10 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, एक 6 नंबर का क्वेश्चन दे दिया। मान लो सर अगर उन्होंने मर्जर एक्विजिशन को टारगेट नहीं करा तो बहुत कम चांस होते हैं कि आईसीआई बिजनेस वैल्यूएशन को टारगेट करता है। बट आईसीआई क्या करता है, अगर इसने मर्जर एक्विजिशन को टारगेट नहीं करा तो आईसीआई फिर मर्जर एक्विजिशन और बिजनेस वैल्यूएशन दोनों का बराबर बराबर वेटेज रखता है, यानी कि मर्जर एक्विजिशन 8 से 10 नंबर का आएगा और बिजनेस वैल्यूएशन 6 से 8 नंबर का आएगा। तो ये पेयरिंग वाले चैप्टर है, वापस बिजनेस वैल्यूएशन एंड मर्जर एक्विजिशन, ये दोनों वापस पेयरिंग वाले चैप्टर है। तो ऐसे ही हो सकता है कि इस बार मर्जर एक्विजिशन को टारगेट करे और नहीं भी करे तो इन दोनों को बराबर वेटेज में ये 18 नंबर तक का आपके पास आएगा। तो अब तक 30,
प्लस 18 48 मार्क्स का ये आपके 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं। जो थर्ड पेयरिंग है आईसीआई की वो है म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव। सर पिछले अटेम्प्ट में क्या हुआ था, डेरिवेटिव 20 नंबर का आ गया था, तो 20 नंबर का आईसीआई डेरिवेटिव को टारगेट कर चुका था। इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आईसीआई म्यूचुअल फंड को टारगेट करे। अगर म्यूचुअल फंड को टारगेट करा आईसीआई ने तो वो 14 नंबर तक का आ जाएगा। मान लो टारगेट नहीं करा म्यूचुअल फंड को, उन्होंने वापस डेरिवेटिव को कर दिया तो डेरिवेटिव वापस वही 16 से 20 नंबर का आएगा। और अगर बराबर बराबर वेटेज दिया तो डेरिवेटिव 12 से 14 नंबर और म्यूचुअल फंड 10 से 12 नंबर का, यानी कि वही ये दोनों चैप्टर मिला के आपके 24 नंबर तक के आएंगे। तो ये टोटलिंग वैसे 72 मार्क्स की हो रही है, बट होता क्या है मोटे मोटे तौर पे अगर अपन लोअर साइड पे भी चले तो ये 6 चैप्टर, ये छः चैप्टर आपके 60 नंबर का वेटेज रखते हैं। तो आपके 6 चैप्टर जो 1.5 दिन है उसके अंदर इफेक्टिव तरीके से सबसे पहले होने चाहिए। सर काफ़ी टीचर ने एडवांस कैपिटल बजटिंग को ए कैटेगरी में रखा हुआ आपने। सर ये ए कैटेगरी की पार्ट है, जो B1 है ना ये ए कैटेगरी की पार्ट है एडवांस कैपिटल बजटिंग पर। मैंने इसको यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि ये पेयरिंग वाला चैप्टर नहीं, ऊपर हर एक चैप्टर पेयरिंग में, जैसे सिक्योरिटी वैल्यूएशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दोनों पेयरिंग में। एक टारगेट हुआ तो दूसरा फिर भी 10 नंबर का आएगा ही आएगा, ऐसा है। अगर दोनों टारगेट में तो 50-50, तो हर चैप्टर सिक्योरिटी वैल्यूएशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पेयरिंग है, मर्जर एक्विजिशन और बिजनेस वैल्यूएशन पेयरिंग है, म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव्स पेयरिंग है। पर एडवांस कैपिटल बजटिंग किसी के साथ पेड नहीं है, इसलिए मैंने इसको हमारे कैटेगरी बी पार्ट 1 में डाला हुआ है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन 8 नंबर का देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और 8 नंबर का ये आते ही आता है। देन अपन बात करते हैं आईएफएम 6 नंबर का चैप्टर है। कभी कभी ये 10 नंबर का आ गया तो आ गया, वरना 6 नंबर का ही आएगा, और कभी नहीं आया तो नहीं भी आया। तो आप ये कर सकते हो, और इसको रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आईएफएम को रिवीजन करने में आपको 45 मिनट से 1 घंटा लगेगा, चाहे आप 1.5 दिन में रिवाइज कर रहे हो चाहे अभी रिवाइज करा हुआ हो आपने। फिर अपन बात करते हैं आईआरआरएम की। सर ये जो आईआरएम चैप्टर है ना ये डेरिवेटिव के साथ सेम चैप्टर है, जैसा डेरिवेटिव वैसा आईआरएम है। इसके अंदर बस इंटरेस्ट रिस्क के अंदर अपन हेजिंग करते हैं। तो ये जो आईआरआरएम है ना सर ये भी 8 नंबर से 10 नंबर का चैप्टर है, और आजकल आईसीआई इसको 10 नंबर में दे रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए होता है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए ये हमारे आईआरएम का आता ही आता है, और वो 10 नंबर का आ रहा है आजकल। हो सकता है ऐसे इस बार 8 का दे दे या फिर 6 का दे दे, पर ये मान के चलना कि मिनिमम 8 नंबर का ही चैप्टर है ही है। फिर हमारे जो सर पार्ट बी, जो हमारी कैटेगरी बी है उसका जो पार्ट 2 है उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर है सर, उसके अंदर जो हमारे पास थियरी चैप्टर्स है ना वो चैप्टर्स है। कैसे? रिस्क मैनेजमेंट, सर इसकी थियरी और प्रैक्टिकल दोनों इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकल में जो वार वाला कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप ये करना। देन स्टार्टअप फाइनेंसिंग में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा 4 नंबर का। इस बार हो सकता है कि सिक्योरिटाइजेशन में एक क्वेश्चन आ जाए आपके। देन आपको क्या करना है, सिक्योरिटी एनालिसिस का प्रैक्टिकल पार्ट, सिक्योरिटी एनालिसिस का प्रैक्टिकल पार्ट प्रायोरिटी में आपको टारगेट करना, नॉट थ्योरी में मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ। देन अपन बात करते हैं फाइनेंशियल पॉलिसी इन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग, इसका एक क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर का। कैटेगरी सी है हमारा फॉरेक्स, सिक्योरिटी एनालिसिस की थ्योरी एंड अदर चैप्टर्स की थ्योरी। सर फॉरेक्स को पार्ट सी में इसलिए रखा है क्योंकि फॉरेक्स को जितना करने में टाइम लगता है ना उतने टाइम में हमारी जो 6 चैप्टर्स है ना उनमें से ये कोई सा भी एक पार्ट कंप्लीट हो सकता है, या तो कैटेगरी ए का पार्ट 1 या फिर कैटेगरी बी का पार्ट 2 कंप्लीट हो सकता है। तो ये एक पार्ट कम से कम आपके मान के चलिए 30 नंबर का है, तो ये 14 नंबर के में जितना टाइम लगता है ना उतने टाइम आपके 30 से 40 नंबर कवर करने में लगता है। तो ये थोड़ा टाइम इफेक्टिव बेसिस पे मैंने फॉरेक्स को सी कैटेगरी में रखा है। बाकी फॉरेक्स आते ही है 14 नंबर 18 नंबर का भी आ सकता है। अब अपन बात करते हैं कि सर अपन को 1.5 दिन कैसे टारगेट करना है। तो सर ये सजेस्टेड प्लानर है, आप चाहे तो इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने ऑन एन एवरेज, जब आप एफआर का पेपर दे के आओगे, जब आप एफआर का पेपर देके आओगे तो आपको ऑन एन एवरेज 24 से 26 घंटे पढ़ने को देने ही पड़ेंगे। कौन सा दिन? एफआर का दिन, जिस दिन आप पेपर देके आए, अगला दिन प्रिपरेशन का पूरा एक दिन, देन जिस दिन आप एफएम का पेपर देने जा रहे हो तो वो आधा दिन, 2 बजे पेपर देने जाओगे तो 12 बजे तक आप पढ़ सकते हो। तो आपको टोटल 24 से 26 घंटे देने। आपकी इफेक्टिवनेस पे कि मतलब जो बच्चा जल्दी कवर कर लेता है तो उसको 24 घंटे लगेंगे, जिसको टाइम लगता है उसको 26 घंटे लगेंगे। तो 24 से 26 घंटे में आपकी पूरी एफएम कैसे टैकल करनी है, तो इसका एक सजेस्टेड प्लानर है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा, मैंने टाइमिंग भी दी हुई है, तो एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ आप एक्सचेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। पर मैं बता दूंगा कि मैंने इसके साथ ये चैप्टर ही क्यों डाला, इसका पीछे का लॉजिक भी बता दूंगा। तो अपन बात करते हैं, एफआर का पेपर ओवर हुआ, उसके बाद जो एफआर एग्जाम डे की इवनिंग है उसके अंदर हमारा सेशन 1। सर एक्चुअली ये क्या है कि जो बच्चा जैसे पढ़ता है वैसे, कोई 6:30 बजे पढ़ने बैठ जाता है, कोई 7 बजे, कोई ऐसा है कि एफआर का पेपर देके आया वो सोएगा, फिर सोने के बाद वो क्या 12 घंटे एक साथ पढ़ेगा।
तो मैंने ना लोट बनाए कि इस इतने लोट, यानी कि आपको ना 5 लोट बनाए मैंने, और ये पांचों लोट आपके ना भले आप कैसे भी करो, कैसे भी पढ़ो, ये मैंने केवल एग्जांपल दिया है। इवनिंग सेशन, आप चाहे तो नाइट सेशन, यानी कि कोई आके सो जाता है फिर नाइट में पढ़ता है, 12 घंटे एक साथ पढ़ लिया, तो फिर ये 2 सेशन निपटा दो। सर प्रेफरेबल ये है कि जो मैंने सीक्वेंस दी है आप उसी सीक्वेंस में लीजिए इसको। बाकी अगर आप ऐसे नहीं लेना चाहे, जैसे भी आप लेना चाहे, तो ये जो मैंने टाइमिंग अलॉट करा है हर चैप्टर का, तो आपको एक चैप्टर में उससे ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगना चाहिए। चलो अपन बात करते हैं अब। सर मैंने जो सबसे पहले है ना, वो मैंने चैप्टर दिया है सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन और आईएफएम। सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये, सबसे पहले तो आपको सिक्योरिटी वैल्यूएशन करना ही पड़ेगा। सिक्योरिटी वैल्यूएशन ऐसा चैप्टर है जो हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं इसका रेफरेंसिंग आई जाती है, या फिर इसका थोड़ा बहुत पार्ट वहाँ पे यूज आई जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको एफएम के बेसिक भी सीखने हैं, तो वो सिक्योरिटी वैल्यूएशन से पहले बेसिक का रिवीजन होगा, देन सिक्योरिटी वैल्यूएशन का रिवीजन होगा। तो सबसे पहले आपको सिक्योरिटी वैल्यूएशन का रिवीजन करने है, और इस बार सिक्योरिटी वैल्यूएशन को टारगेट करने के ज़्यादा चांसेस है आईसीआई के। अगर नहीं भी करता है तो भी 14 नंबर का ये चैप्टर तो है ही है। तो होगा क्या कि सिक्योरिटी वैल्यूएशन, देन बाद में बिजनेस वैल्यूएशन, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन होने के बाद आपको ना बिजनेस वैल्यूएशन करने में केवल 1 घंटा लगेगा, और लगभग दोनों सेम चैप्टर ही है। देन उसके बाद आईएफएम, आप चाहे तो बिजनेस वैल्यूएशन आईएफएम को यहाँ पे एडवांस कैपिटल बजटिंग की जगह रिप्लेस कर सकते हो, और एडवांस कैपिटल बजटिंग को यहाँ पे रख सकते हो। पर प्रेफरेबल ये रखना कि आपका पहले सिक्योरिटी वैल्यूएशन हो जाए, 3-3.5 घंटे उसमें लगेंगे। देन आपका बिजनेस वैल्यूएशन हो जाए, घंटा भर उसमें लगेगा, एंड देन आईएफएम घंटा भर उसमें लगेगा, क्योंकि आईएफएम 6 नंबर का चैप्टर है और एग्जाम में ये आता ही आता है, तो इसको आप लाइटली मत लेना। तो हमारे क्या एक बड़ा चैप्टर हो गया और 2 छोटे चैप्टर हो गए, क्योंकि अपन एफआर से देते हुए आए, तो हम इतना स्ट्रेस नहीं ले सकते कि हम 2 बड़े चैप्टर कर सके। तो एक बड़ा चैप्टर और 2 छोटे चैप्टर, ये हमारे 5.5 घंटे का सेशन होगा। देन अपन बात करते हैं प्रिपरेशन डे, यानी नेक्स्ट डे। हम सो गए, सर सो के उठेंगे ना तो एकदम फ्रेश माइंड से अपन को उन चैप्टर को उठाना है जिसमें अपन को थोड़े एफर्ट ज़्यादा देने। पोर्टफोलियो और मर्जर एक्विजिशन, इसके अंदर थोड़े से कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज ज़्यादा है, पर ये ईजी है। फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, पर ये फिर भी ईजी पड़ता है। किससे? फॉरेक्स से, डेरिवेटिव से, इससे ईजी पड़ता है। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि सिक्योरिटी वैल्यूएशन पोर्टफोलियो दोनों मिला के कम से कम 30 से 32 नंबर के आते हैं। बिजनेस वैल्यूएशन एमएनडी मिला के 18 नंबर के आते हैं। तो आपको ये 50-55 नंबर अगर कवर करने हैं, तो आप हाथों हाथ क्या करो, जो आपका लोट 1 हुआ है, लोट 1 के बाद आप हाथों हाथ लोट 2 के अंदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो 3 से 3.5 घंटे आपके लगेंगे, और मर्जर एक्विजिशन जिसके अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे, अगर किसी को थोड़ा अच्छे से करना रहा तो 2.5 घंटे, यानी कि 5.5 घंटे के अंदर आपको ये वाला सेशन भी निपटाना है। यानी कि इसके अंदर आपके मोटे मोटे तौर पे 50-55 मार्क्स की कवर हो जाएगी, यानी 2 लोट के अंदर। देन सर अपन बात करते हैं लोट 3। सर हमारा सबसे हैवी लोट ही होने वाला है, ये हमारा 6 घंटे का लोट होने वाला है। इसके अंदर हमारे क्या, सबसे पहले तो आपको म्यूचुअल फंड डिवाइस करना है। सबसे पहले आपको इस लोट के अंदर म्यूचुअल फंड डिवाइस करना है, जो कि बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर है। इसके अंदर 10 से 12 नंबर का फिर भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर कवर हो जाएगा। देन आपको डेरिवेटिव करना है, ये भी हमारे 12 से 14 नंबर अगर टारगेट हो गया तो 16 नंबर तक का आ सकता है, 20 नंबर तक का आ सकता है। ये इसमें 3 से 3.5 घंटे लगेंगे। देन IRRM 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। डेरिवेटिव के बाद इसमें ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है, 8 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। तो यहाँ पे आपके 28 से 36 नंबर कवर हो गए। अगर आपके तीनों लोड कंप्लीट हो गए, तीनों लोड, तो ये तीनों लोड मिला के 80 नंबर के। अगर ये तीनों लोड भी आपकी कंप्लीट हो गए, मान लो ये तीनों लोड ही आप कंप्लीट कर पाए पूरे 1.5 दिन के अंदर, तो भी आप 80 नंबर की कवरेज लेके जाओगे। पर सजेस्टेड ये है कि आप एक बार थेरीज भी देख लेना। देन अपन आते हैं हमारे नाइट सेशन पे। नाइट सेशन क्या है, हमारा 3.5 घंटे का है, क्योंकि हम ऑलरेडी 11.5 घंटे पढ़ चुके हैं और एक दिन में हम 15 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। तो हमारे पास कितने बच्चे? 3.5 घंटे। तो इन 3.5 घंटे में जो मैंने डिवाइडेशन दिया है, वो मैंने दिया है सबसे पहले एडवांस कैपिटल बजटिंग 2 से 2.5 घंटे, सिक्योरिटी एनालिसिस जिसके अंदर पहले प्रैक्टिकल वाला पार्ट, फिर अगर आपके पास टाइम बच जाता है 30 से 45 मिनट में, देन थ्योरी वाला पार्ट अगर आप देखना चाहे तो देख लीजिए, वरना कोई जरूरी नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपको दोनों ही देखना पड़ेगा। ठीक है सर, ये हमारा हो गया 3.5 घंटे में। फिर अपन बात करते हैं, यहाँ तक हमारी 95 नंबर की कवरेज हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं एग्जाम, एफएम का जो एग्जाम होगा मॉर्निंग सेशन, वहाँ पे मैंने सबसे पहले रखा है फॉरेक्स। सर ये आप क्या बात कर रहे हो, फॉरेक्स 4 घंटे हम एग्जाम डे मॉर्निंग के अंदर टारगेट करें? सर मैंने ये इसलिए रखा है क्योंकि एक बार अगर आप सो गए, मतलब ये आपके ना हैवी बहुत हो जाएगा। जैसे डेरिवेटिव भी इस दिन है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी इसी दिन है, एमएनडी भी इसी दिन है, एडवांस कैपिटल बजटिंग भी इसी दिन है, तो होगा क्या सर, ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो एक अच्छी नींद लेके आप मॉर्निंग में सुबह जल्दी जल्दी फॉरेक्स को टारगेट कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए जो फॉरेक्स छोड़ के नहीं जा रहे,
अगर कोई फॉरेक्स छोड़ के जा रहा है, मान लो, वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा नहीं कि जाना चाहिए, पर अगर फिर भी आपके कवर नहीं हो पाया और छोड़ के जा रहा है, तो ये 4 घंटे आपके कहीं ना कहीं इधर किसी चैप्टर में ज़्यादा टाइम लग जाए तो उधर कवर करने के लिए, या फिर जो हमारी ये वाली कैटेगरी थी ना, कैटेगरी ए, जिसके अंदर ये जो 6 चैप्टर थे, तो इन 4 घंटे में ये 6 चैप्टर, ये 4 घंटे में या तो आप वो कैटेगरी ए के 6 चैप्टर फटाफट टारगेट या फिर रिवाइज कर सकते हो, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन इन 4 घंटे में, या फिर आप फॉरेक्स रिवाइज कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है नहीं सर, मेरे को फॉरेक्स ना एग्जाम डे की मॉर्निंग के अंदर नहीं करना, तो आप एक काम कर सकते हो, फॉरेक्स को कहाँ पे डाल सकते हो, फॉरेक्स को डाल सकते हो लोट नंबर 4 पे। यानी कि जो 3.5 घंटे हमारे इन 3 चैप्टर में लग रहे हैं ना, फॉरेक्स को इधर डालो 4 घंटे में और इन 3 चैप्टर को इधर डाल दो। यानी कि सुबह उठते से एडवांस कैपिटल बजटिंग करी, देन सारे थ्योरी चैप्टर्स कर लिए, यानी कि 2 घंटे 2.5 घंटे आपको एडवांस कैपिटल बजटिंग में लगेंगे, और फिर बाकी के जो भी हमारे पास टाइम बचा 3.5 घंटे, 3.5 घंटे में आप सबसे पहले सिक्योरिटी एनालिसिस का प्रैक्टिकल, देन रिस्क मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल थ्योरी, स्टार्टअप सिक्योरिटाइजेशन और फाइनेंशियल पॉलिसी की थ्योरी, ये आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इन तीनों में आपको 1.5 घंटा लगेगा, तो टोटल आपके एग्जाम डे मॉर्निंग के अंदर 5.5 घंटे के अंदर 20 से 26 नंबर की कवरेज हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, या तो फॉरेक्स आप इस दिन कर लीजिए मॉर्निंग में सुबह सुबह फ्रेश माइंड से, या फिर आप फॉरेक्स को इधर ट्रांसफर कर दीजिए और इस वाले पूरे लोड को यानी कि लोड नंबर 4 हमारा पूरा फॉरेक्स होना चाहिए, अगर आप ऐसा करना चाहे, और पूरे लोड को इधर ट्रांसफर करके सबसे पहले एडवांस कैपिटल बजटिंग कर लीजिए 2 से 2.5 घंटे में, फिर 3 से 3.5 घंटे में जो भी 5 चैप्टर है हमारे थ्योरी चैप्टर्स, तो आप वो पहले टारगेट कर लीजिए, जिसके अंदर सिक्योरिटी एनालिसिस की थ्योरी सबसे लास्ट में टारगेट करना। तो ये हमारा पूरा करिकुलम होना चाहिए। अगर आप फॉरेक्स छोड़ के जा रहे हो तो उसकी जगह पे आप ये 6 चैप्टर्स वापस रिवाइज कर सकते हो इन 4 घंटे के अंदर। तो हमारा ये प्लानर होना चाहिए, जिससे हमारे ना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कवर हो पाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम के अंदर नंबर ला पाए। तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा। और हाँ, मैं आपको एग्जाम डे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे देता हूँ। सर एग्जाम में ना हमको टोटल जो पेपर है वो 2 से 5 बजे का होता है, यानी 3 घंटे 180 मिनट। अगर हमको 100 नंबर का अटेंड करना है, वो अपन हमेशा कैलकुलेशन करते, तो 1 नंबर के लिए हमको टाइम देना होगा अप्रोक्स 1.8 मिनट्स। होता है क्या है सर, अब पेपर को कैसे अपन अटेम्प्ट करें? पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो 1:45 पे आपको डिस्पेक्टिव पार्ट मिल जाएगा। डिस्पेक्टिव पार्ट जो कि 70 नंबर का होता है, 14 नंबर के इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं और अपन को 14 में के 5 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि 70 नंबर का अपन को अटेंड करना होता है उसमें, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपलसरी होता है और बाकी के 5 में से 4 करने होते हैं। तो आपको क्या करना है सर, हमारे पास ना पहले ना MCQs की कॉपी नहीं आती है, तो हमारे पास अगर रिटन पार्ट आ रहा है तो और हम 15 मिनट उसमें दे रहे हैं, तो 15 मिनट में अपन को सबसे पहले डिसाइड क्या करना है, हमको डिसाइड करनी प्रेफरेंस कि पहले नंबर पे कौन सा क्वेश्चन करेंगे, दूसरे नंबर पे कौन सा क्वेश्चन करेंगे। तो वो जो 6 क्वेश्चन में से जो 5 क्वेश्चन करने वाले पहले वो अपन को डिसाइड करना है, और किस प्रेफरेंस पे, कि सबसे पहले ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन, फिर चौथा क्वेश्चन, फिर 5वां क्वेश्चन। तो हमारे को प्रेफरेंस उन 15 मिनट के अंदर डिसाइड करनी पड़ेगी। और जब हमारे वो 15 मिनट खत्म हो जाए, तो सर ये पर्सनली सजेस्टेड है कि बजाय MCQs पेपर के, बजाय MCQs बुकलेट के, आप सबसे पहले ना वो जो 5 क्वेश्चन आपने डिसाइड करे, उनमें से 3 क्वेश्चन ऐसे जो कि आपको सबसे ज्यादा आते हैं, यानी 3 में से 2 क्वेश्चन जो 28 नंबर के होंगे, वो तो आपको ऐसे आते होंगे जैसे आपको 22 से 25 नंबर या 28 नंबर दिला दे। तो सबसे पहले आपको 3 क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन ऐसे जो आपको परफेक्ट आते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे कि माइट भी हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कम आता हो पर आता हो ऐसा। तो ये 3 क्वेश्चन आपको शुरू के 1.5 घंटे में आपको ये निपटाना है, यानी कि 2 से 3:30 बजे तक ये आपको निपटाना ही निपटाना है। कोशिश करना है कि आप ये 3:15 तक निपटा दो, ये तीनों क्वेश्चन आप 3:15 तक निपटा दो, कि आपके ना बाकी पेपर अच्छे से टेकल हो पाए। देन आप MCQs बुकलेट उठा सकते हो, MCQs जो कि हमारे 30 नंबर की रहती है सर, इसके अंदर आप आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक दे सकते हो। अगर सर मान लो इसमें 1 घंटा भी देना पड़े, मैं FM की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल सब्जी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, कि अगर MCQs बुकलेट में आपको 1 घंटा भी देना पड़े सर, आप ऐसा घबराना मत। कारण ये देखिए, ये 30 नंबर का है MCQs बुकलेट, टोटल 100 नंबर का हमारा क्या कहते हैं पेपर होता है, तो एटलीस्ट 30% टाइम तो अपन उसको दे ही सकते हैं ना। और MCQs में 30 में से 20 नंबर, 22 नंबर लाना, 24 नंबर लाना फिर भी इजी होता है, यानी कि हम 66, 70, 80% MCQs में नंबर ला सकते हैं। तो इसमें टाइम देने में आप घबराना मत। अगर 1 घंटा भी जाता है ना, मेरे अटेम्प्ट में क्या हुआ था, FR के अंदर मेरा 1 घंटा चला गया था MCQ सोल्व करने में, पर मेरे उसमें 24 नंबर आ गए थे 30 में से, यानी 80% मार्क्स। तो होता क्या कि हमको टोटल कितने मिनट मिलते हैं, 180 घंटे, तो पेपर लिखने के लिए 15 मिनट अपन को पहले पेपर मिल गया, वो पढ़ने के लिए 195 मिनट्स मिलते हैं, तो उसका 30% निकाले तो वो टोटल 50, वो हमारे बैठता है 58.5 मिनट्स, यानी कि अप्रोक्स 1 घंटा। तो अगर आपको 1 घंटा MCQs भी देना पड़ जाए ना, तो घबराना मत। वैसे ट्राई करना कि वो 30 मिनट से
45 मिनट के अंदर हो जाए एमसीक्यूज, पर फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपके एमसीक्यूज हुए, यानी कि पहले 3 क्वेश्चन हुए, फिर आपके एमसीक्यूज हुए, फिर बाकी के 2 क्वेश्चन को आप टारगेट कर लेना कि जिसमें आप ट्राई करना कि मिनिमम 50% आप मार्क्स उसके अंदर स्कोर कर पाओ। तो आप इस ऐसे पेपर को अगर अप्रोच करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक। आई होप ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी एंड थैंक यू सो मच।